हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बारे में। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ के इतिहास का आज का हमारा जो टॉपिक है सिरपुर के सोमवंश या सिरपुर के ही इसे बोलते हैं पांडु वंश के नाम से जाना जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक में सिरपुर के सोमवंश के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा छत्तीसगढ़ के क्लास नंबर 38 है। इससे पहले क्लास 1 से लेकर क्लास 37 तक के पूरे वीडियो यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है भीम सर। इस भीम सर यूट्यूब चैनल पर पूरे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप यूट्यूब में जाकर इन सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम छत्तीसगढ़ के सोमवंश के बारे में। क्या क्या आपको महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना है। ठीक है, चलो तो चलो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो सोमवंश था इन्हें ही कहा जाता है पांडु वंश। क्या कहते थे? पांडु वंश के नाम से जानते थे। यह छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 6वीं से 8वीं शताब्दी तक इनका मुख्य शासनकाल देखा गया है। अगर हम बात करें तो इससे पहले आपका मुख्य रूप से हम बात करें तो इंद्रबल ने, कौन आपका इंद्रबल ने शरभपुरी वंश को समाप्त कर छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की स्थापना किया। छत्तीसगढ़ के जो अपन बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस वंश की 2 शाखाएं थी। कितनी शाखा थी? 2 शाखा मुख्य रूप से देखने मिलता है छत्तीसगढ़ में, जिसको एक को बोलते हैं हम सिरपुर के पांडु वंश और एक है आपका कांकेर के सोमवंश। इतना आपको मुख्य रूप से यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें छत्तीसगढ़ के बाहर से, तो छत्तीसगढ़ के बाहर में आप याद रखेंगे मैकल श्रेणी के सोमवंश। ये आपको दिख रहा है मैकल श्रेणी, तो मैकल श्रेणी का सोमवंश और एक आपका उड़ीसा के सोमवंश। तो इतने आपको मुख्य रूप से जानकारी पढ़ने मिलेगा इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ के सोमवंश या पांडु वंश के बारे में। तो हम जो स्टार्ट छत्तीसगढ़ में सिरपुर के पांडु वंश के बारे में अगर हम बात करें तो सिरपुर के पांडु वंश का जो आदि पुरुष है, जो मूल पुरुष है, जिसका नाम है आपका उदयन। अगर हम बात करें तो एक शिलालेख है आपका कालंजर शिलालेख। कालंजर शिलालेख मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से प्राप्त किया गया है, जिसमें इस उदयन के बारे में मुख्य रूप से जानकारी दिया गया है और इन्हें सिरपुर के पांडु वंश के आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें इनके वंश क्रम के बारे में तो उदयन का जो पुत्र था जिसका नाम था आपका इंद्रबल के हम बात करें तो इंद्रबल के हुए थे आपके 4 पुत्र। कितने पुत्र हुए थे? 4 पुत्र, जिसमें एक का नाम है आपका नन्नराज प्रथम, दूसरे का नाम है सूरबल, तीसरे का नाम है ईशान देव और चौथे का नाम है भवदेव। नन्नराज प्रथम का बात करें तो नन्नराज प्रथम के 2 पुत्र थे, जिसमें एक का नाम है महाशिव तीवर देव और दूसरे का नाम है चंद्रगुप्त। ठीक है, महाशिव तीवर देव का एक पुत्र था जिसका नाम है आपका नन्नराज द्वितीय और चंद्रगुप्त का पुत्र का नाम था हर्षगुप्त। हर्षगुप्त के अपन बात करें तो इसमें इनके 2 पुत्र हुए थे, जिसमें से एक का नाम है रणकेसरी और दूसरे का नाम है महाशिव गुप्त बालार्जुन। तो ये हो गया उनके वंश क्रम के बारे में कि कौन किसका पुत्र था। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। अब इन्हीं में से जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति होंगे जहाँ से हमारा एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सिरपुर के पांडु वंश की विशेषताओं के बारे में। तो इनका शासनकाल रहा है 6वीं से 7वीं शताब्दी। इनकी राजधानी है आपका सिरपुर। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण किया? तो उपाधि का नाम है आपका परम भागवत। इस वंश के संस्थापक का नाम है आपका इंद्रबल। और छत्तीसगढ़ में मंदिरों के निर्माण का काल पांडु वंश के काल को ही कहा जाता है, जो स्थानीय राजवंशों में से। तो स्थानीय राजवंशों में से मुख्य रूप से हम बात करें कि सबसे अधिक मंदिर निर्माण किसके काल में हुआ है, तो हम बता सकते हैं पांडु वंश के काल में। इसी में हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल ध्यान रखना महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को ही कहा जाता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल बात करें तो छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल कहा जाता है
महाशिव तीवर देव के काल को। तो ये दोनों फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल महाशिव गुप्त बालार्जुन के काल को, और छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल बोला गया आपको एग्जाम में, तो आप बता सकते हो महाशिव गुप्त तीवर देव के बारे में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इनके प्रमुख शासकों के बारे में। तो प्रमुख शासक में सबसे पहला जो है जिसका नाम है आपका इंद्रबल। क्या नाम है? इंद्रबल के बारे में। तो इंद्रबल का हम बात करें तो यह राजा उदयन का पुत्र था। इंद्रबल ने अपने पिता के कहने पर सरबपुरी वंश के शासक प्रवर राज प्रथम, इससे पहले वीडियो में हम सरबपुरी वंश के बारे में पढ़ चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो इससे पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इंद्रबल ने अपने पिता के कहने पर सरबपुरी वंश के शासक प्रवर राज द्वितीय को मारकर छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की नींव रखी और अपनी राजधानी सिरपुर को बनाया। अपनी राजधानी किसको बनाया? सिरपुर को। इसने देखते हैं किससे विवाह किया। तो विवाह का बात करें तो सरबपुरी राजकुमारी लोक प्रकाशा से हुआ था इसका विवाह। ठीक है, तो इंद्रबल का विवाह किससे हुआ था हम क्या बताएंगे? लोक प्रकाशा। लोक प्रकाशा कौन से वंश की थी? सरबपुरी वंश की थी। और सरबपुरी वंश के शासक जिसका नाम क्या है आपका? प्रवर द्वितीय, इसी को ही मारकर इसने छत्तीसगढ़ में पांडु वंश का नींव रखा था। ठीक है, इन्होंने, हम बात करें इंद्रबल ने, इन्होंने इंद्रपुर नामक नगर बसाया था जिसका वर्तमान नाम खरौद है। क्या नाम है? तो खरौद जो है आपका किसने बसाया था? इंद्रपुर नामक नगर की स्थापना किया था इंद्रबल ने, जिसे हम खरौद के नाम से जानते हैं। एवं खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का इसने निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इंद्रबल ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? तो हम क्या बताएंगे? लक्ष्मणेश्वर मंदिर का मुख्य रूप से निर्माण कराया था। इसने, इंद्रबल ने जो उपाधि धारण किया था जिसका नाम है आपका परम भागवत। क्या उपाधि है? परम भागवत नामक इसने उपाधि धारण किया था। आगे हम देखते हैं तो यह मुख्य रूप से वैष्णव धर्म का अनुयायी था, यह उपासक था। ठीक है, तो इंद्रबल कौन से धर्म को मानता था? तो आप क्या बताओगे? वैष्णव धर्म को ये मानता था। ठीक है, तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इंद्रबल के बारे में हो गया। इंद्रबल के बाद हम बात करें आगे, तो अब ध्यान रखेंगे नन्नराज प्रथम के बारे में। नन्नराज प्रथम का हम बात करें तो यह इंद्रबल का उत्तराधिकारी था। इसने शेष तीनों भाइयों को मंडलाधिपति बनाया। मतलब खुद देखो, इसके जो तीन भाई थे, हम बात करें डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पास। तो अगला जो मुख्य रूप से इंद्रबल के बाद देखो मुख्य जो शासक बना था, ये जो इंद्रबल है, इसके बाद मुख्य शासक कौन बना? नन्नराज प्रथम। और नन्नराज प्रथम के तीन भाई थे जिसमें सूरबल, ईशान देव और भवदेव था। तो जैसे ही नन्नराज प्रथम शासक बनता है तो ये अपने तीनों भाइयों को देखते हैं कौन सी उपाधि देता है। तो अपने तीनों भाइयों को इसने देखते हैं क्या पद धारण करवाया था? तो मंडलाधिपति का उपाधि, मंडलाधिपति मुख्य रूप से बनाया था। जिसमें से अब बात करें, सूरबल जो था सिरपुर के शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। ईशान देव का जो उल्लेख है इसका वर्णन खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के शिलालेख में मिलता है। भवदेव का वर्णन मुख्य रूप से भंदक शिलालेख से इसका मुख्य रूप से वर्णन मिलता है। तो ये नन्नराज प्रथम के जो तीन भाई थे उनके बारे में आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, आगे हम बात करें नन्नराज प्रथम के बाद नेक्स्ट जो शासक हुए थे जिसका नाम है आपका महाशिव तीवर देव। क्या नाम है? महाशिव तीवर देव। तो महाशिव तीवर देव का हम बात करें तो इसने उपाधि जो धारण किया था जिसका नाम है सकल कौशलाधिपति। कौन सा उपाधि? सकल कौशलाधिपति का उपाधि इसने धारण किया था। इसके शासन काल को पांडु वंश का उत्कर्ष काल कहा जाता है। ठीक है, तो पांडु वंश का उत्कर्ष काल किनके शासन काल को कहते हैं? तो बता सकते हैं महाशिव तीवर देव के शासन काल को कहा जाता है। इसने पांडु वंश का विस्तार उड़ीसा तक किया था। कहाँ तक किया था? उड़ीसा तक किया था। और राजिम जो ताम्रपत्र है आपका गरियाबंद जिले में, राजिम ताम्रपत्र में भी इसका उल्लेख मिलता है। यह मुख्य रूप से वैष्णव धर्म को मानता था। कौन से धर्म को मानता था? वैष्णव धर्मों को यह मुख्य रूप से मानता था महाशिव तीवर देव। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हो गया महाशिव तीवर देव के बारे में, जो सिरपुर के पांडु वंश का एक शासक था। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट जो शासक हुए थे जिसका नाम है आपका नन्नराज द्वितीय। नन्नराज द्वितीय ने जो उपाधि धारण किया था वो था आपका
कौशल मंडलाधिपति का उपाधि धारण किया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण ताम्रपत्र जिसका नाम है आपका अड़भाड़ ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिला है। इसकी अकाल मृत्यु के पश्चात इसके चाचा चंद्रगुप्त पांडु वंश की गद्दी संभाला था। आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं कि नंदराज द्वितीय की जैसे मृत्यु होती है तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि कहाँ पास आपका नंदराज द्वितीय है और कैसे कैसे इनमें शासक बने थे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पास आपका नंदराज द्वितीय है जो महाशिव तीवर देव का पुत्र है और नंदराज द्वितीय की अकाल मृत्यु हो गई। तो देखते हैं, ध्यान रखना कि महाशिव तीवर देव का जो भाई था जिसका नाम क्या है चंद्रगुप्त, जो इसके ये चाचा लगेंगे। क्या लगेंगे? चाचा। तो जैसे ही नंदराज द्वितीय की मृत्यु होती है तो चंद्रगुप्त जो है वो अगला शासक बनेंगे। कौन से वंश का? सिरपुर के पांडु वंश के शासक बनेंगे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के से हम आगे पढ़ने स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त के बाद हम पढ़ेंगे हर्षगुप्त, फिर महाशिवगुप्त, बालार्जुन तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त के बारे में देखते हैं कि क्या आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त का सबसे खास बात यह है कि यह नंदराज द्वितीय का चाचा व तीवर देव का अनुज, अनुज मतलब भाई था ये। ठीक है, और इसका उल्लेख मुख्य रूप से सिरपुर अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिरपुर अभिलेख से मुख्य रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा शासक है जिसका नाम है आपका हर्षगुप्त। क्या नाम है? हर्षगुप्त। तो हर्षगुप्त का हम बात करें तो इसका जो विवाह, हर्षगुप्त का विवाह मुख्य रूप से हम बात करते हैं तो मगध के मौखली वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री जिसका नाम है आपका वाष्टा देवी से हुआ था। ठीक है, तो हर्षगुप्त का विवाह किससे हुआ था? आपका वाष्टा देवी से हुआ था जो सूर्यवर्मा की पुत्री थी। हर्षगुप्त के पुत्र का नाम है आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन। क्या नाम है? महाशिवगुप्त बालार्जुन हर्षगुप्त के पुत्र का नाम है। हर्षगुप्त के मृत्यु के बाद वाष्टा देवी ने महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में सिरपुर में एक प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराई थी। ठीक है, तो सिरपुर में जो लक्ष्मण मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाई थी? तो क्या बताओगे? वाष्टा देवी ने करवाई थी। किसकी याद में? तो हर्षगुप्त की याद में। लेकिन उस समय किसका काल चल रहा था? तो आप क्या बताएंगे? महाशिवगुप्त बालार्जुन का मुख्य रूप से काल चल रहा था। ठीक है, आगे हम बात करें तो यह मंदिर लाल ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन का मुख्य श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। यह विष्णु मंदिर है मुख्य रूप से। ये जो आपका मुख्य रूप से बात करें तो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाए थे जो मुख्य रूप से कौन सा मंदिर है? तो आप बता सकते हैं यह विष्णु मंदिर है। और नेपाल नरेश जयदेव के शिलालेख में हर्षगुप्त का वर्णन उल्लेखित है। ठीक है, तो ये जो हर्षगुप्त है इसके बारे में और कहाँ जानकारी मिलता है हमें? तो नेपाल के जो राजा जिसका नाम क्या है? जयदेव, उसके शिलालेख में भी इसका नाम मुख्य रूप से उल्लेखित मिलता है। तो ये तमाम जानकारी हो गया हमारा हर्षगुप्त के बारे में। हर्षगुप्त के बाद हम बात करें नेक्स्ट जो शासक बने थे जिसका नाम है महाशिवगुप्त बालार्जुन। क्या नाम है? महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन का जो काल था आपका 595 से 655 ईस्वी। ठीक है, 595 से 655 ईस्वी इसका मुख्य काल है। इसने अपन बात करें उपाधि का तो महाशिवगुप्त बालार्जुन ने परम महेश्वर या परम परमेश्वर की उपाधि इसने धारण किया था। इसके शासन काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को क्या कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे हम बात करें तो पांडुवंशी शासकों में पांडुवंश जो हुए थे वो पांडुवंशी शासकों में सर्वाधिक समय तक शासन इसी ने किया था। ठीक है, तो सबसे अधिक शासन कौन किया था पांडुवंश में? तो क्या बताएंगे? महाशिवगुप्त बालार्जुन ने किया था। इसके शासन काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग ने 639 ईस्वी में सिरपुर एवं मल्हार की यात्रा किया था। ठीक है, तो सिरपुर और मल्हार की यात्रा किसने किया था? हेन सांग ने। कब किया था? 639 ईस्वी में, जो मुख्य रूप से चीनी यात्री था। इस समय छत्तीसगढ़ में महाशिवगुप्त बालार्जुन का काल था। बचपन में धनुर्विद्या में पारंगत होने के कारण इसका नाम बालार्जुन पड़ा था। ठीक है,
तो महाश्रीगुप्त को बालार्जुन क्यों बोला गया? तो ये धनुर्विद्या में क्या थे? बहुत ही तेज थे, जिनके कारण इसका नाम पड़ गया बालार्जुन। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो बालार्जुन के समकालीन जो शासक का बात करें तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय। तो भारत में जो हर्षवर्धन का शासनकाल और पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल इसी के ही क्या था? समकालीन था। महाश्रीगुप्त का शासनकाल धार्मिक सहिष्णुता से श्रेष्ठ था, अतः सभी धर्मों से स्वतंत्रता पूर्वक विकास हुआ था। ठीक है, तो महाश्रीगुप्त बालार्जुन के समय आपका ध्यान रखेंगे सभी धर्मों ने स्वतंत्रता पूर्वक विकास किया। महाश्रीगुप्त शैव धर्म का अनुयायी था, किंतु सिरपुर के पांडु वंश मुख्य रूप से वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो देखो महाश्रीगुप्त मुख्य रूप से मानता था शैव धर्म को, लेकिन पांडु वंश मानता था वैष्णव धर्म को मानता था। आगे हम देखते हैं। तो महारानी वाष्टा देवी द्वारा स्थापित सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना कवि ईशान द्वारा रचित है। ठीक है, तो ये जो मुख्य रूप से जो लक्ष्मण मंदिर के बारे में कौन और उल्लेखित रूप से किया था रचना, तो कौन किया था? कवि ईशान ने प्रशस्ति रचना किया था। सिरपुर से इसके कुल 27 ताम्रपत्र प्राप्त किए गए हैं, जिसका अध्ययन रमेश नाथ मिश्र व डॉक्टर विष्णु सिंह ने किया था। तो हम बात करें तो ये जो महाश्रीगुप्त बालार्जुन है उससे संबंधित 27 ताम्रपत्र प्राप्त किए गए सिरपुर से, जिसका अध्ययन कौन किया है? तो रमेश नाथ मिश्र और डॉक्टर विष्णु सिंह ने किया है। महाश्रीगुप्त का एक भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है, ये आपको याद रखना है। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण महाश्रीगुप्त ने किया था। देखो वाष्टा देवी थी जो थी उसने निर्माण तो करवाई थी, लेकिन पूर्ण कौन करवाया? तो बताएंगे महाश्रीगुप्त बालार्जुन ने लक्ष्मण मंदिर का स्थापना मुख्य रूप से करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे हम बात करें तो एहुल प्रशस्ति जो है जो पुलकेशिन द्वितीय द्वारा रचित है। तो एहुल प्रशस्ति के अनुसार महाश्रीगुप्त पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार कर लिया था। तो हमने इससे पहले हम देख ही चुके हैं कि यह इसी के समकालीन कौन कौन से शासक थे? तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय। तो आपका जो महाश्रीगुप्त बालार्जुन किसकी अधीनता को स्वीकार कर लिए थे? पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार कर लिए थे। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपका जो एहुल अभिलेख है, इनसे हम मुख्य रूप से जानकारी हमें प्राप्त हुआ है। तो ये हो गया हमारा मुख्य रूप से महाश्रीगुप्त बालार्जुन के बारे में। आगे हम बात करें तो इसके अलावा कुछ विशेष पॉइंट में हम देख सकते हैं, जैसे कि मुख्य रूप से मैकल श्रेणी के सोमवंश के बारे में कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। उड़ीसा के सोमवंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है, जैसे कि मैकल श्रेणी के सोमवंश का बात करें तो इसकी राजधानी था अमरकंटक। इनके जो शासक हुए थे जयबल, वत्सबल, नागबल, भरतबल और सूरबल। इनकी जानकारी कहाँ से मिला है? तो मल्हार ताम्रपत्र से इनकी जानकारी प्राप्त हुआ है, जो सूरबल का एक मुख्य रूप से ताम्रपत्र था। ठीक है, अगर हम बात करें उड़ीसा के सोमवंश का, तो उड़ीसा के सोमवंश का संस्थापक है महाश्रीगुप्त। यहाँ का अंतिम शासक हुआ था उद्योग केसरी, और इसने कौन सी उपाधि धारण किए थे सिर्फ उड़ीसा के सोमवंश वाले? तो त्रिकलिंगाधिपति और कौशलेंद्र। ये दोनों उपाधि कहाँ देखने मिलते हैं? तब बता सकते हैं उड़ीसा के सोमवंशी शासकों में यह जानकारी देखने मिलता है। तो यह हो गया हमारा सोमवंश के बारे में। तो हम सोमवंश में देखो क्या क्या पढ़े हैं। मैकल श्रेणी के सोमवंश, उड़ीसा के सोमवंश और सिरपुर के पांडु वंश सोमवंश के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे चल के हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में आगे हम कांकेर के सोमवंश के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यह टॉपिक थोड़े से देर में आएगा। लेकिन इसके बाद देखते हैं हम कौन सा वंश पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के विभिन्न टॉपिकों पर आपको वीडियो ऐसे ही देखने मिलेगा। तो जल्द से जल्द आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।